हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। मैं हूं गौरव और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 8 यानी भाग नंबर 8। तो जो भी आप में से जो भी लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है मिशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 सीरीज, जिसमें हम जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर हम करवाने वाले हैं। और ये जो सीरीज है जिसके 7 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर उन्हें भी आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसकी मदद से आप वो 7 पार्ट भी देख सकते हैं। तो आप लोग जो ये सीरीज चल रही है इसको निश्चित तौर पर शुरू से लेकर अंत तक पूरा लगाइएगा, क्योंकि ये अगर सीरीज आप लगा लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 25 में से 25 स्कोर करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की भी तैयारी कर रहे हैं और आप एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये आप सीरीज लगा सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट ये जो सीरीज है पूर्णतः जो डेडिकेटेड है वो एसएससी जीडी के लिए है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें इस सीरीज़ के अंदर आपको स्टैटिक जी के, हिस्ट्री के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और जीए के क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके आए हुए हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, वो भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक एडवाइस रहेगी, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस चैनल पर आपको किसी भी न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी अपडेट आती है या किसी एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी अपडेट आती है या फिर आपके कोई एडमिट कार्ड से संबंधित या रिजल्ट से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, तो आप अगर इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर मान लें, ताकि आपके पास जो उसका नोटिफिकेशन है वो समय पर आ सके, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था, यानी कि जो हड़प्पा नगर जो सिंधु सभ्यता की घाटी में खोजा गया था यह किस नदी के किनारे आपका स्थित था। तो अगर बात की जाए हड़प्पा नगर की तो ये जो नगर स्थित था ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो ये आपका हड़प्पा नगर है वो वर्तमान में किस देश में पड़ता है, तो हमारा जो ये हड़प्पा नगर है ये वर्तमान में पाकिस्तान मुल्क में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और रावी नदी के तट पर या रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा नगर, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा नगर से आपके 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। आपसे पूछ लेता है कि हड़प्पा नगर की जो खोज की गई थी वो कब और किसके द्वारा की गई थी। तो हड़प्पा नगर की खोज सर्वप्रथम आपके 1826 ईस्वी में आपकी जो खोज की गई थी वो चार्ल्स मैसन के द्वारा की गई थी। 1826 ईस्वी में की गई थी और चार्ल्स मैसन के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किए इस प्रश्न से आपसे संबंधित वो सभी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी पाना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा तक स्टडी जिसका नाम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ उस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको डेली जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो मिलेगा, और साथ ही साथ डेली आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर, ठीक है। तो इसलिए उस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी बताई गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्योंकि यह एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, आपके नेवी के एग्ज़ाम में और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपके पूछा गया हुआ है ये वाला प्रश्न। तो आप लोग याद रखिएगा, जो ये आपका ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो मानी गई है सरस्वती नदी को। किस नदी को? सरस्वती नदी को, ठीक है। अब बात आई है इसमें ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद से आपके कुछ प्रश्न बन जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, तो वो आपका है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। इन्हीं 10 मंडल में से जो आपका तीसरा मंडल है
उसमें आपका गायत्री मंत्र विद्यमान है, जिसकी जो रचना की जाती है वो विश्वामित्र जी के द्वारा की जाती है और यह मंत्र वो आपका सावित्री को समर्पित है, आपका गायत्री मंत्र। ठीक है, इसके बाद जो इसी 10वें मंडल का जो आपका 7वां मंडल है, इसमें राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच जो युद्ध होता है परसुड़ी नदी के किनारे, उसको भी दर्शाया गया है 7वें मंडल में। ठीक है, अगर इसमें हम सूक्तियों की बात करें तो इसमें जो टोटल सूक्तियों की संख्या है वो है 1028। कितनी है? 1028। अगर इसमें हम रचनाओं की बात कर लें तो इसमें जो रचनाएं देखने को मिलती हैं वो 10,465 रचनाएं इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद बात अगर नदियों की जाए तो ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र देखने को मिलता है। कितनी नदियों का? 21 नदियों का। ठीक है, और जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेद में वो सरस्वती को माना गया है। अब बात आती है सरस्वती की, तो सरस्वती से आपके प्रश्न बनते हैं। सरस्वती जो नदी है इसका जो आपका उद्गम स्थल है वो माना जाता है रूपड़ ग्लेशियर को। कहाँ से माना जाता है? रूपड़ ग्लेशियर को। ठीक है, अगर इसकी हम टोटल लेंथ की बात कर लें तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 में आपसे कह रहा है पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता कौन हैं? तो पुस्तक पंचतंत्र के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसको जो लिखने वाले जो लेखक हैं वो हैं आपके विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है कालिदास। कालिदास के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। इनका एक प्रमुख जो नाटक है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, ये आपसे पूछ लेता है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ये जो पुस्तकें हैं, ये जो लिखने वाले जो लेखक हैं वो हैं कालिदास। इनको आप एक जगह पर नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती हैं, इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की एक जो प्रमुख पुस्तक है ये आपके एग्जाम में भी पूछी गई है। पूछा जाता है कि जो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसको जो लिखने वाले जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके विशाख दत्त। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये आपसे पूछी गई हुई है, ये पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, आपको आसानी से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप किसी भी सोशल अकाउंट के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं और वो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की या फिर एयरफोर्स एग्ज़ाम बाई ग्रुप की या फिर नेवी एसएसआर AA की और यूपी ट्रिपल SC पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का अगर मकबरा पूछे आपसे तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात की जाए अगर हुमायूं के मकबरे की तो इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था, यानी इसका जो बनना प्रारंभ हुआ था वो शुरू हुआ था 1565 ईस्वी में, यानी इसको बनाया जाना जो शुरू किया गया था वो 1565 ईस्वी में किया गया था। एक प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट कर सकते हैं। आपसे पूछ लेता है कि हुमायूं के मकबरे को जो बनाने वाले जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो उनका आप नाम नोट कर सकते हैं, वो थे मिराक मिर्जा घियास। कौन थे? मिराक मिर्जा घियास। ठीक है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है रौलट एक्ट कब आया था? बात की जाए अगर रौलट एक्ट की तो यह जो भारत आया था यह आया था 1919 ईस्वी में। कब आया था? 1919 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बन जाता है, आपसे पूछता है कि रौलट एक्ट जब भारत आया था तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, और इसी रौलट एक्ट को आपके भारतीय जनता ने काला कानून भी कहा था। ठीक है, और इसी जो आपका रौलट एक्ट था इसका जगह जगह पर विरोध होता है। पंजाब में भी इसका विरोध किया जाता है, सैफुद्दीन किचलू और भी अन्य प्रमुख नेताओं के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके गिरफ्तार के विरोध में हमारा जो पंजाब है
वहाँ पर एक जनसभा आयोजित की जाती है जो कि 13 अप्रैल 1919 को की जाती है। और इसी जनसभा में जो मेजर जनरल जो डायर था उसके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, जिस आदेश में वहाँ पर भारी संख्या में कई लोग शहीद हो जाते हैं उस जलियांवाला पार्क में, जिसको जलियांवाला पार्क हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका जो एक प्रमुख कारण था वो क्या था, तो वो था रौलट एक्ट का विरोध। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है 1917। तो 1917 को जो हमारा चंपारण का जो आंदोलन किया जाता है नील की खेती के विरोध में, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में लौटने के बाद में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन है वो पूछा जाता है आपसे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है, यानी जो न्यूनतम उम्र जो हमारी संविधान में है वो क्या है। तो पहले तो हम बात करेंगे राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति जो होता है इसके लिए जो आर्टिकल नंबर हमारे संविधान में है वो है आर्टिकल नंबर 53 यानी कि 53। और जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो संवैधानिक रूप से प्रमुख होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे जो भारत के जो प्रथम नागरिक माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो वो राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। और जो हमारे थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत में जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। और हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं जब ये चुन लिए जाते हैं तो इनको जो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं वो भारत के उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं अगर वे अपना जो इस्तीफा देते हैं या जो त्याग पत्र देते हैं वो किसको देते हैं, तो वो अपने उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति के लिए जो हमारे संविधान में जो महाभियोग लाया जाता है जिसके लिए जो आर्टिकल नंबर रखा गया है वो रखा गया है आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, तो इस आर्टिकल नंबर को भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न में आपसे कहा गया था कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है, तो वो हो जाएगी आपके 35 वर्ष। ठीक है, और इस 35 वर्ष का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल नंबर 58 में किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात आती है प्रश्न नंबर 7 की। कह रहा है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बात आती है गंगा नदी की। जो हमारी गंगा नदी है यहाँ से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उनको आप लिख सकते हैं। तो पहले तो बात करते हैं गंगा नदी की। इनका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड से माना जाता है। ठीक है, और जो ये विलुप्त होती हैं वो बंगाल की खाड़ी जहाँ पर सुंदरबन का जो डेल्टा है वहाँ पर ये विलुप्त होती हैं, यानी कि वहाँ पर ये समाप्त हो जाती हैं। और यह भारत की सबसे पवित्र नदी भी है और यह भारत की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती हैं। ठीक है, अगर हम इनके टोटल लेंथ यानी लंबाई की बात कर लें तो वो हो जाएगी 2525 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी गंगा नदी है यह जो विश्व के जो प्रमुख 3 देशों में बहती हैं। ठीक है, उसमें से पहला भारत हो जाएगा, दूसरा बांग्लादेश और नेपाल हो जाएगा। और इनको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न का आंसर आ चुका है, तो यानी कि पद्मा के नाम से जाना जाता है। और हमारी इसी गंगा नदी को भारत में सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। और गंगा नदी के ऊपर हमारे पश्चिम बंगाल में एक बांध बना हुआ है जिसको फरक्का बांध के नाम से जाना जाता है। और ये बांध भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी बना हुआ है। और उसके बाद हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो हमारा सुंदरबन का डेल्टा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अब आशा करता हूँ इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप लोग पा गए होंगे। कह रहा है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र को
जो जाना जाता है बांग्लादेश में, वो जाना जाता है जमुना के नाम से। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कह रहा है हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। बात आती है हिमालय की, जिसकी जो टोटल लेंथ है जो कि भारत के द्वारा तय की गई थी वो थी 8,848 मीटर। बट और इसी साल नेपाल और चीन ने मिलकर हिमालय की एक नई लंबाई को मापा हुआ है, जिसकी लंबाई जो उन्होंने रखी हुई है वो 8,048.86 मीटर रखी हुई है। अब बात आती है इस प्रश्न की। तो हिमालय को जो नेपाल में जाना जाता है वो जाना जाता है सागर माथा के नाम से। ठीक है, और इसी हिमालय को जो तिब्बत में जाना जाता है वो जाना जाता है चोमो लोगमा के नाम से। किस नाम से? चोमो लोगमा के नाम से। ठीक है, और हमारे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगर आपसे पूछे भारत का जो सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो वो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमें 1936 में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका जो पुराना नाम है वो है हैली नेशनल पार्क। ठीक है, अगर आपसे पुराना नाम पूछ ले तो वो हैली नेशनल पार्क है। इसके बाद जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है सन 1963 से, तो यहीं से की जाती है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है, और यही हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी भी निकलती हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है यह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो हमारा स्थित है यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, क्योंकि यह आपके एसएससी के एग्ज़ाम में और आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में भी रिपीट हुई है पुस्तक ये। तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ जो पुस्तक है इसको जो लिखने वाले जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पहली महिला राज्यपाल कौन थी। बात आती है पहली महिला राज्यपाल की, तो वो आपकी थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ सुचेता कृपलानी, तो यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। और सरोजनी नायडू जो कि पहली महिला राज्यपाल थी ये भी आपके उत्तर प्रदेश में बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है विजय लक्ष्मी पंडित, तो यह संयुक्त राष्ट्र की 8वीं अध्यक्ष थी और यह विश्व की पहली महिला अध्यक्ष भी चुनी गई थी संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन है। तो 2019 में जो एक दिवसीय आपका क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड एंड वेल्स में। तो आपसे स्थान भी पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद जो आगामी विश्व कप है 2023 में जो खेला जाएगा वो हमारे भारत में खेला जाएगा। इसमें की गई है 2019 की, तो इसमें जो विजेता टीम रही थी वो आपके रही थी इंग्लैंड। कौन रही थी? इंग्लैंड। और जो इसमें उप विजेता टीम रही थी वो रही थी न्यूजीलैंड। ठीक है, उप विजेता को भी आप याद रखिएगा और विजेता टीम को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन जो सी से होने वाला जो रोग होता है उसको कहा जाता है स्कर्वी। किस नाम से जाना जाता है? स्कर्वी के नाम से। वहीं अगर विटामिन ए की कमी से पूछ ले तो वो आपका हो जाएगा रतौंधी रोग। ठीक है, अगर आपसे विटामिन डी से पूछ ले तब आपका हो जाएगा रिकेटस। कौन हो जाएगा? रिकेटस। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है।
तो वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस सीरीज के अंदर आपको स्टैटिक जीके, हिस्ट्री के क्वेश्चन, जीके, जीए, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए ये जो सीरीज है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो बात कर रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड जो होता है यह आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अब आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। कह रहा है खेलो इंडिया गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। बात आती है खेलो इंडिया गेम्स की, तो इसका जो चौथा संस्करण जो आयोजित किया जा रहा है वो हरियाणा के पंचकुला में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए खेलो इंडिया गेम्स की, जिसकी जो शुरुआत होती है वो 2018 से होती है और इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था। अगर हम इसके दूसरे संस्करण की बात करें तो इसका जो दूसरा संस्करण हुआ था वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। अगर हम तीसरे संस्करण की बात कर लें तो इसका जो तीसरा संस्करण हुआ था वो आपके असम के गुवाहाटी में हुआ था। अब चौथा संस्करण जो होने वाला है वो हरियाणा के पंचकुला में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। कह रहा है वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो हमारा वन स्कूल और वन IAS योजना जो शुरुआत की गई है वो केरल राज्य से की गई है। ठीक है, यानी कि यह केरल राज्य की स्कीम है आपके वन स्कूल वन IAS योजना। ठीक है, उसके बाद केरल में ही पहला जेंडर पार्क भी बनाया जा रहा है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के जो हमने टोटल 16 क्वेश्चन लिए थे जो हमने आपसे डिस्कस किए, आपको जो प्रश्न थे और हमारा जो डिस्कशन किया गया था उन प्रश्नों के ऊपर वो कैसा लगा, इसे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इसकी जो अन्य सीरीज है पार्ट नंबर जो उसका 9 है वो भी आपको जल्दी मिलने वाला है। तो इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर मान लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 9 लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।